सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लेकर आए क्लास 12th की केमिस्ट्री। और क्लास 12th की केमिस्ट्री में चल रहे हैं हमारे 18 लेक्चर क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, बिलियन टॉपिक चल रहा है। कौन सा चल रहा है? बिलियन। अब इस बिलियन टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन है वो किस पर डिपेंड करता है? तो वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्मों पर निर्भर करता है। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं इसके बारे में पहले समझ लें, उसके बाद में कौन कौन से वे हैं। तो विलयन के जो अणुसंख्य गुणधर्म हैं, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और पराशर दाब, इनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज के जो वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए पढ़ाएंगे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो देखिए, हम बात करते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है उसको समझिए। तो किसी विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। क्या कह दिया? विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। यानी क्या कहा परिभाषा में? किसी विलयन के ऐसे गुण जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं? तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा है हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है पराशर दाब यानी ऑस्मैटिक प्रेशर। क्या है? ऑस्मैटिक प्रेशर। तो ये जो है हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस हैं और इनके बारे में हम एक एक करके वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं तो उनको भी हम कराएंगे। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ इसके बाद हम लेकर आएंगे पराशर दाब के बाद बॉन्ड-हॉफ गुणांक, और बॉन्ड-हॉफ गुणांक को आप कैसे क्लियर करेंगे। इसी के साथ ये जो विलयन वाला चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। तो ये है आपके टॉपिक, ये पढ़ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इनसे एक ना एक पूछा ही जाता है, तो इम्पोर्टेंट का मार्क बना लीजिए। और अपने नोट्स साथ ही साथ बना रहे तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके नोट्स हैं, अच्छे से बनाइए। अब आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल मुफ्त में केमिस्ट्री। ठीक है, वाष्प दाब पहला है तो डाल लीजिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन से पहले हम वाष्प दाब को बारे में एक बार फिर से बता देता हूं। वैसे मैंने वाष्प दाब पर अलग से एक वीडियो लेक्चर बनाया है, उससे अवश्य देखना, जिससे यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है वो बहुत अच्छी से क्लियर होगी। तो वाष्प दाब क्या होता है? तो देखिए, वाष्पशील द्रव यानी विलायक के पृष्ठ पर उसकी वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है वाष्प दाब? वाष्पशील द्रव, कोई वाष्पशील द्रव है जो वाष्प बन सकता है, जैसे आप वाटर ले सकते हो, तो वाष्पशील द्रव है जैसे ये है, और इसकी जो सतह है यह है। ठीक है, ये क्या है? सतह है। तो उसके पृष्ठ या फिर सतह पर, ठीक है, पृष्ठ या सतह पर लगाया गया दाब, किसके द्वारा लगाया गया दाब? तो उसकी वाष्प द्वारा। ये जो वाष्प बन करके इनके कट जा रहे हैं ये, तो वो एक दाब आरोपित कर रहे हैं। ठीक है, किस पर? इस पर, इस सतह पर,
यानी उस द्रव की सतह पर, उसे ही हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं, यानी वेपर प्रेशर कहते हैं। अब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन का मतलब है कमी, वाष्प दाब में कमी कब होती है ना, तो उस बात की बात करेंगे कि कमी कब होती है। तो कह रहा है जब, देखिए जितने भी बच्चे हैं जो अच्छे तरीका से मतलब समझते नहीं है या थोड़े से भूल भी जाते हैं समझने के बाद, तो उनके लिए एक सरल सी परिभाषा लिखा दूं कि जब किसी अवाष्पशील विलेय, जब किसी विलायक में, वो सिर्फ मेरी परिभाषा पे ध्यान दें, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हो कि जब किसी विलायक में, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में, ठीक है, तो उसके वाष्प दाब में हुई कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ये परिभाषा आप लिख लीजिए, सरल परिभाषा है ये बोर्ड एग्जाम में, और उसके लिए आप लिख सकते हो। और यहाँ पर तो मैंने डिटेल से दी गई है जिसमें आप कारण क्यों कमी हो जाती है उसके बारे में बताया है। तो वो परिभाषा क्या थी कि जब किसी विलायक में, अगर लिखना चाहते हो बोर्ड एग्जाम के लिए सरल परिभाषा, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में हुई कमी को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये सरल परिभाषा आप लिख सकते हो और ये आसानी से याद हो सकती है, ठीक है। अब ये जो कैसे कमी होती है हम यहाँ पर तो उसको भी क्लियर करेंगे। तो देखो ये दोबारा से सुने, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय घोला जाता है, कोई हमने यहाँ विलायक द्रव ले लिया है या जल मान लीजिए, है ना, तो इसका जो वाष्प दाब होगा यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमने जल लिया है, ठीक है, तो विलायक ले लिया है और उसमें हमने कोई अवाष्पशील विलेय घोल दिया। अवाष्पशील विलेय कौन है, जो वाष्प अवस्था में नहीं बनता है, तो हमने घोल दी चीनी, ठीक है। क्या है चीनी, एक अवाष्पशील पदार्थ है या वैद्युत अनापलट्य है, ऐसे भी बोल सकते हो। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है। अभी हमारे पास जो विलायक है उसमें विलायक में मान लेते हैं कि जो जल के हैं अणु वो 1000 हैं। कितने अणु हैं, 1000 अणु हैं जल के, और 1000 अणु हैं तो इन अणुओं पर कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी जिससे ये गति कर रहे हैं इस तरह से, है ना, तो ये गति कर रहे हैं, ब्राउनी गति करते रहते हैं, तो इनकी गतिज ऊर्जा मान लेते हैं कि एक अणु पर 1 जूल ऊर्जा होगी। तो 1000 अणुओं पर कितनी ऊर्जा होगी, तो 1000 अणुओं पर 1000 जूल होगी, है ना, 1000 अणुओं पर 1000 जूल ऊर्जा होगी। जब हम इसमें 1000 और अणु, किसके, चीनी के 1000 और अणु, चीनी के 1000 और अणु मिला दें, यानी और अणु मिला दें, तो कणों की संख्या बिलियन में बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बिलियन में बढ़ जाएगी। लेकिन क्या ऊर्जा बढ़ी, नहीं, ऊर्जा तो बढ़ी नहीं, क्योंकि हमने ताप यहां पर स्थिर कर रखा है, स्थिर ताप और दाब, तब की कंडीशन है ये, ठीक है, स्थिर ताप और दाब। ये दोनों स्थिर कर रखी हैं तब ये स्थिति है। तो यहाँ पर कणों की संख्या बढ़ रही है, और कणों की संख्या बढ़ रही है यानी 1000 अणु केवल थे पहले, अब 1000 चीनी के घोल दिए तो 2000 अणु हो गए। अब 2000 अणु हो गए और 2000 अणुओं पर ऊर्जा कितनी हुई, बताओ भाई, 2000 अणुओं पर ऊर्जा, यानी प्रत्येक अणु पर ऊर्जा तो 1000 ही जूल थी, तो प्रत्येक अणु पर जो ऊर्जा हुई वो कितनी हुई तुम्हारी, तो वो है तुम्हारी 1/2 जूल, यानी आधी ऊर्जा, यानी या फिर बोल सकते हैं 0.5 जूल। पहले अणुओं की ऊर्जा कितनी थी, 1 जूल, 1 जूल पर अणु। तो स्वतंत्र तल से वो तेजी से टक्कर मार रहा था, और तेजी से टक्कर मार रहा था तो उसका वाष्प दाब, यानी स्वतंत्र तल से, यह है स्वतंत्र तल, उससे तेजी से टक्कर मारेगा तो वाष्प दाब अधिक था। अब अणुओं की ऊर्जा कम हुई
और अणुओं की ऊर्जा कम हुई तो उनका वेग कम होगा, और जब वेग कम होगा, अणुओं का वेग कम होगा, तो वो स्वतंत्र तल से धीमी गति से टक्कर मारेंगे। कैसे मारेंगे? धीमी गति से टक्कर मारेंगे। और जब धीमी गति से टक्कर मारेंगे, क्योंकि ऊपर से तो वायुमंडलीय दाब भी रोक रहा है इन्हें, तो धीमी गति से ये टक्कर मारेंगे, तो धीमी गति से टक्कर मारेंगे तो दाब, वाष्प दाब भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है, जैसे चीनी को घोल दिया गया, तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है। तो विलयन में कणों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे विलायक में पहले कितने थे? 1000 अणु, अब कितने हो गए? 1000 और मिला दिए तो 2000 अणु हो गए, जिसमें प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाता है। पहले प्रत्येक कण पर ऊर्जा हमने मानी थी कि एक अणु पर 1 जूल ऊर्जा है, लेकिन 2000 अणु हो गए तो एक अणु, लेकिन ऊर्जा तो उतनी रही, तो लेकिन 2000 अणु होने पर जो अणु हैं उन पर गतिज ऊर्जा 0.5 जूल रह गई, यानी आधी रह गई पहले की अपेक्षा। तो कह रहा है कि ऊर्जा का मान घट जाता है, इसलिए वेग भी घटता है। अगर ऊर्जा का मान घटेगा तो कणों का वेग घटेगा, और कणों का वेग घटेगा तो अणु स्वतंत्र तल पर धीरे से टक्कर मारते हैं। स्वतंत्र तल से वो धीरे से टक्कर मारेंगे, और स्वतंत्र तल से धीमे से टक्कर मारेंगे या जो दाब आरोपित करेंगे, तो वो वाष्प दाब कम होगा ना पहले की अपेक्षा, अर्थात इसलिए, या अर्थात वाष्प दाब घट जाता है। इसलिए को यहाँ हटा देंगे, अर्थात वाष्प दाब घट जाता है। और इस प्रकार कणों की संख्या बढ़ जाने पर वाष्प दाब घटने को, इस प्रकार कणों की संख्या बढ़ जाने पर वाष्प दाब घटने को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आई। अगर आप एनसीईआरटी की बात कर रहे हो तो एनसीईआरटी में सिर्फ इतना दे रखा है कि जब किसी विलायक में किसी अवाष्पशील विलेय को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में हुई कमी को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। और वाष्प दाब का अवनमन कणों पर निर्भर करता है। अब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों कणों पर निर्भर करता है, आगे समझ में? क्योंकि कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ेगी तो कणों की गतिज ऊर्जा कम होगी, और कणों की गतिज ऊर्जा कम होगी तो स्वतंत्र तल से धीमे से टक्कर मारेंगे, और स्वतंत्र तल से धीमे से टक्कर मारेंगे तो उनका वाष्प दाब तो कम होगा, यानी दाब कम आरोपित करेंगे तो वाष्प दाब कम हो गया, जबकि पहले वाष्प दाब अधिक था। तो इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। कोई ज्यादा कठिन बात नहीं है, सिर्फ समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट लिख जाती है, लिख सकते हो आप अगर आपकी बात समझ में आ रही है तो। अब आपके समझ में आ गया होगा कि वाष्प दाब में कमी किस प्रकार से होती है। आगे स्टार्ट करते हैं। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, मान लेते कि शुद्ध विलायक था, उसका जो वाष्प दाब था P, क्या था? शुद्ध विलायक था, जब इसका वाष्प दाब मान लेते तो वो था P, है ना। और जब बाद में हमने चीनी या वाष्पशील विलेय को घोल दिया तो उसका वाष्प दाब विलयन बन गया, तो उसका वाष्प दाब PS मान लेंगे, क्योंकि विलयन बन गया ना, पहले तो शुद्ध था जल, उसमें चीनी घोल दी तो PS सॉल्यूशन बन गया। तो वही कह रहा है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P तथा विलयन का वाष्प दाब PS हो, और विलयन का वाष्प दाब क्या हो? PS। तब वाष्प दाब का अवनमन, वाष्प दाब का अवनमन क्या हो जाएगा? तुम्हारा वाष्प दाब का अवनमन डेल्टा P बराबर P माइनस PS। आप बोर्ड एग्जाम में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, तो आप ज्यादा नहीं करेंगे, इसे यहीं तक लिखे आएंगे। ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन, तब वाष्प दाब का अवनमन, यानी वाष्प दाब के अवनमन को डेल्टा P से दर्शाते P माइनस PS। P माइनस PS क्यों? सुनो भाई, क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक था, तो अधिक में से ही तो कम घटाएंगे, बाद में कम हुआ तो PS कितना कम हुआ, तो वो हम डेल्टा P से दर्शा रहे अवनमन को। ठीक है, अगर बात पूछे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, तो देखो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के लिए, तथा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन डेल्टा P बराबर P माइनस PS अपॉन P, क्या आ जाएगा? P माइनस PS अपॉन P।
ठीक है, तो ये दोनों सूत्र आप याद कर लेना। ठीक है, अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप यहीं तक करेंगे। अगर 2 से अधिक नंबर का आ रहा है तो आगे भी लिखना है। तो आगे क्या लिखना है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है राउल्ट का नियम किसके लिए, ये भी इंपोर्टेंट कर लीजिए। आवासशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम यानी राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल वोलेटाइल सॉल्यूशन या सॉल्यूट। तो आवासशील विलय है, सॉलिड्स कर लेना यहाँ। ठीक है, आवासशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा। तो आवासशील विलयों के लिए राउल्ट ने एक नियम दिया था। ठीक है, उस नियम को मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ज्यादा पूछा जाता है सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में। तो जब ही लिखेंगे एक राउल्ट का नियम, मैंने पहले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था, वो राउल्ट का नियम द्रव द्रव विलयन के लिए था, और ये जो है आवासशील विलयों के लिए है। किसके लिए, आवासशील विलयों के लिए। तो ये क्या कहता है कि जब किसी विलायक में आवासशील विलयों को घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन को P माइनस पी एस अपॉन पी से दर्शाते हैं, क्योंकि अभी पढ़ाया है डेल्टा P बराबर P माइनस पी एस अपॉन पी से। तो इसे दूसरे दर्शाते P माइनस पी एस अपॉन पी से, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल प्रभाज। अब मोल प्रभाज कौन है, विलय। विलय को मैंने तुम्हें बताया था, विलय को सदैव लिखते हैं तो बी से, और विलायक को दर्शाएंगे तो सदैव ए से, या फिर इसको 2 से दर्शाइए और इसको 1 से, ये याद रखेंगे। ठीक है, और विलयन को टी से भी दर्शाते हैं। ठीक है, विलयन को टी से, या अगर टी एस भी दर्शा सकते हो, टी एस सॉल्यूशन। तो ये बातें याद रखेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो इन चीजों का विशेष याद रखें। तो मैंने कहा, कह रहा है विलय के मोल प्रभाज, तो विलय के मोल प्रभाज एक्स या फिर काई वी। ठीक है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो आया बात, जब किसी विलायक को, याद कर लीजिए, जब किसी विलायक को आवासशील विलय में घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यानी P माइनस पी एस अपॉन पी किसके समानुपाती होता है, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है या समानुपाती। तो ये आ गया तुम्हारा बराबर होता, ये वाला सूत्र। ठीक है, तो क्या रहा है, P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर एक्स वी, P माइनस पी बराबर एक्स वी। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि मोल प्रभाज जिसका, जैसे विलय का मोल प्रभाज एक्स वी बराबर है जाएगा, तो जिसका पूछते हैं उसका मोलों की संख्या ऊपर, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्या है, हम जानते थे कि एक्स वी बराबर एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी किसी का भी मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जिसका आप ज्ञात करेंगे उसके मोलों की संख्या ऊपर और टोटल मोलों की संख्या नीचे। तो देखो, मोलों की संख्या ऊपर है, बी विलायक है, और जब 2 घटक हैं इसलिए 2 नीचे रखे हमने। ठीक है, तो टोटल मोल है। अब हम एक्स बी की जगह जो एक्स बी की वैल्यू है वो यहाँ पर रख दे रहे हैं। ठीक है, इसे कोई समीकरण देना चाहते तो समीकरण दे सकते हो आप 1। ठीक है, अब जहां रखेंगे तो देखो P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर एन बी, किसकी जगह पर आ गई, एक्स बी की जगह, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसको दे सकते हैं समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। तो यहां तक तुम्हें राउल्ट का नियम आए तो लिखे आना। ठीक है, जहां अब कौन कौन सी चीज क्या है, तो जहां P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ये वाला P क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। P एस, एस मतलब सॉल्यूशन यानी विलयन का वाष्प दाब, तो P एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। और एन ए बराबर, एन ए क्या है, विलय के मोलों की संख्या, एन ए नहीं होगा, यहां सुधार कर लीजिए भाई। यहां तुम्हारा होगा एन बी बराबर विलय के मोलों की संख्या, जो एन बी लिखी है, और एन ए बराबर क्या है, एन ए विलायक के मोलों की संख्या, एन
ए क्या है, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, अगर राउल्ट का नियम पूछे अवाष्पशील विलयनों के लिए आप यहां तक ले सकते हो। इसके बाद यदि विलयन, डेरिवेशन आगे भी है जिससे हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, जिससे हम एक मिनट रुकेंगे भाई। हेलो, आवाज आ रही है? तो यदि विलयन तनु हो तब तनु विलयन के लिए, ठीक है। अगली बात क्या कह रहे हैं कि यदि विलयन तनु हो, अगर कोई भी तनु विलयन होता है तो उसमें विलय के कणों की संख्या कम होती है। जैसे मैं आपके लिए बताऊं कि तनु विलयन के बारे में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, फिर भी समझ लीजिए कि जैसे आप शरबत बना के लाएं और उसमें चीनी की मात्रा कम हो या मीठा कम लगे तो उसका मतलब है तनु विलयन है। यानी तनु विलयन होता है तो उसमें बहुत कम विलय के कणों की संख्या होती है। तो कह रहा है कि यदि विलयन तनु हो तब तनु विलयन के लिए एन बी इज वेरी वेरी लेस देन एन ए। अतः यानी एन बी की संख्या एन ए की अपेक्षा बहुत ही कम होगी। कैसी होगी? बहुत ही कम। अतः एन बी को हर में से छोड़ने पर, जो हर था एन ए प्लस एन बी, इसमें से अब इस एन बी को हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ देंगे तो बचेगा पी माइनस पी एस अपॉन पी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए, क्योंकि एन ए तो बचेगा, इसको छोड़ देंगे तो एन ए बचा। तो क्या बचा भाई? तो P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर एन बी अपॉन एन ए। लेकिन हम जानते हैं एन बी मतलब एन बी बराबर, सुनो इधर, एन बी बराबर एन बराबर होता है मोलों की संख्या, यानी डब्ल्यू अपॉन एम, यानी मोलों की संख्या। तो यहाँ पर विलय है तो विलय के लिए एन बी के लिए क्या रहेंगे? डब्ल्यू बी। ठीक है, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए। देखो यहाँ पर मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूँ, वो लाइन यहाँ पर आएगी, उस लाइन को मैंने शॉर्ट कर रखा है यहाँ। अब ये देखो, ये वाली जो लाइन है वो इस तरह से आएगी, यहाँ देखो कि P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर एन बी की जगह पर, एन बी की जगह रखेंगे हम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एन ए की जगह पर क्या रखेंगे? एन ए की जगह रखेंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब क्या करेंगे? देखो, इसका इसमें गुणा और इसका ये ऊपर ले जाएंगे हम। देखो ये एम ए है, ये एम ए ऊपर पहुंच जाएगा और ये एम बी नीचे आ जाएगा। तो अब देखो ये सूत्र क्या होगा? P माइनस पी एस अपॉन पी, P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर, अब देखो ये डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी और एम ए ऊपर पहुंचा तो इंटू एम ए बटे एम बी नीचे आ गया और डब्ल्यू ए। तो ये हो जाएगा, एक लाइन अगर बढ़ाना चाहें तो ये आप बढ़ा सकते हो, उसके बाद ये सूत्र लिख सकते हो पूरा। तो हमें कौन सा सूत्र प्राप्त हुआ भाई? ये वाला। तो इस सूत्र को आप याद करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं रखता है तो इसकी जगह पर मैं एक सरल सा सूत्र और लिख दे रहा हूं जो सबको याद हो जाएगा, यानी P माइनस पी एस अपॉन पी। जब फॉर्मूला न्यूमेरिकल में लगाएंगे तो P माइनस पी एस, और देखिए विलय है तो विलय को स्मॉल डब्ल्यू से दर्शाते हैं क्योंकि सूक्ष्म मात्रा है, इनटू विलय का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, विलय का विलायक को कैसे दर्शाते हैं? विलायक को दर्शाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। और एम ए विलय का, सॉरी एम ए नहीं, कैपिटल एम विलायक का मोल द्रव्यमान, और इनटू स्मॉल एम से किसका? विलय का मोल द्रव्यमान से दर्शाते हैं। तो ये है आपका, इस सूत्र को भी याद कर सकते हो।
जिसमें स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का द्रव्यमान, और कैपिटल डब्ल्यू है विलायक का द्रव्यमान, यानी विलायक बड़ा है तो विलायक की मात्रा ज्यादा होती है तो कैपिटल डब्ल्यू से, और कैपिटल एम क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान, और स्मॉल एम क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। अगर इस सूत्र का प्रयोग करना चाहते हो सब न्यूमेरिकल में तो इसका भी कर सकते हो तुम। तो पी एस यहाँ पर क्या है, विलयन का वाष्प दाब, और पी क्या है, विलायक का वाष्प दाब या शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान और डब्ल्यू बी विलेय का द्रव्यमान, और एम ए बराबर विलायक का अणुभार और एम बी बराबर विलेय का अणुभार। उपरोक्त सूत्र से हम विलेय के मौलिक द्रव्यमान को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें मौलिक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बताया जाएगा। तो आपको जो बोर्ड एग्जाम में मौलिक द्रव्यमान निकालने के लिए बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, तो मौलिक द्रव्यमान पर आधारित हम न्यूमेरिकल अभी निकलवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारे मौलिक द्रव्यमान निकालने के लिए आते हैं कि भैया एम बी यानी विलेय का मौलिक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए या स्मॉल एम की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल आ भी गया। एक न्यूमेरिकल हमारा यहाँ पर दे रखा है, कह रहा है कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब 17.535 mmHg है। कितने पर है, 293 केल्विन पर। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोला जाता है तो जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करवा रहा है, जल का वाष्प दाब को परिकलित कीजिए, ठीक है। तो जल के वाष्प दाब को परिकलित कीजिए, इसको देख लेते हैं भाई वीडियो वगैरह कैसी चल रही है, क्या क्या दे रखा है इसमें। तो पहले निकाल लीजिए आप, दे रखा है 25 ग्राम ग्लूकोज। कितना दे रखा है, 25 ग्राम ग्लूकोज। तो स्मॉल डब्लू या फिर डब्लू बी लिख सकते हो। स्मॉल डब्लू बराबर 25 ग्राम। अब विलेय का मौलिक द्रव्यमान को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। तो ग्लूकोज का जो मौलिक द्रव्यमान होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180, ठीक है। और आपको मैंने पहले सिखाया जब मौलिकता वगैरह पढ़ा रहे थे, तो 180 ग्राम। इसके बाद दे रखा है विलायक 450 है। विलायक कितना है, कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाएंगे तो 450 ग्राम। इधर उसके बाद कह रहा जल का वाष्प दाब परिकलित कीजिए, यानी जल का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो जल का वाष्प दाब ज्ञात करवा रहा है। और यहाँ पूछा दे रखा है कि जल का वाष्प दाब 17.535 है। तो पहले दे रखा है उसने कि जो शुद्ध जल है उसका वाष्प दाब कितना है, P बराबर 17.535 है। पी एस बराबर ज्ञात करवा रहा है। यहाँ जल की जगह करेंगे विलयन का वाष्प दाब, ठीक है, विलयन का वाष्प दाब यानी पी एस बराबर ज्ञात करवा रहा है। अब इतनी सारी चीजें दे रखी हैं उसने, अब हम हल करते हैं। तो सूत्र क्या पढ़ा था हमने, P माइनस पी एस अपॉन P बराबर कौन सा, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M बटे कैपिटल W। P कितना दे रखा है, 17.535, ठीक है, माइनस पी एस कितना दे रखा है तुम्हारा, निकलवाना है तो पी एस ऐसे उतार दीजिए, बटे पी कितना है 17.535 बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 25 बटे स्मॉल एम कितना दे रखा है 180 इंटू कैपिटल एम कितना दे रखा है, कैपिटल एम जल है तो जल का अणुभार 18 होता है, ठीक है। यहाँ कैपिटल एम बराबर लिख लेना 18 ग्राम, क्योंकि जल का अणुभार कैसा होता है 18। जैसे हम निकाल लेते हैं जल H2O होता है तो हाइड्रोजन का कितना होता है भाई, हाइड्रोजन का कितना होता है 2, यानी हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 और 2 18 हो जाएगा। इस तरह से निकालना मैंने सिखाए थे आपके लिए, वहीं से आप निकाल सकते हो, ठीक है। और
कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक का द्रव्यमान कितना दे रखा है 450, तो 450 लगा दीजिए। अब कैलकुलेट कर लीजिए, तो इसको काटेंगे इससे, कितनी बार कटेगा 18 धाई 180, 10 बार कट जाएगा। अगर आप 25 से इसे काटना चाहते हो तो इसे काट लीजिए 5 से, 5 25 और 5 45, तो ये जाएंगे 90। इसको आगे लिख लेते हैं इधर, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ 17.535, 17.535 माइनस PS, देखो इसको अलग अलग लिख ले रहे हैं, ये भिन्न के रूप में लिख ले रहे हैं, तो देखो 17.535 और बटे 17.535, जिससे सुविधा हो जाएगी हल करने में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये बचा 5 ऊपर और नीचे बचा 900, कितना बचा 5, तो ये बचा 5 बटे 900। देखो 90 ये और 10 ये है, तो 90 में 10 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा, तो 905 बटे 900, ऊपर 5 ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इससे इसे एक बार कैंसिल कर दिया हमने, इधर क्या बचा तुम्हारा माइनस PS अपॉन 17.535 बराबर 590। अब मैं इसको तो इधर ले जा रहा हूँ और उसे इधर लाता हूँ, तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा PS अपॉन 17.535 बराबर 1 माइनस, क्योंकि यहाँ 1 है, एक बार कटाए तो 1 माइनस PS अपॉन 17.535 है ये पूरा। ये नहीं सोचेगा ये कट गया तो इसे छोड़ देंगे, एक को, एक यहाँ पर है भिन्न के रूप में, तो देखो 1 माइनस 5 बटे 900, कितने 5 बटे 900। अब मैं एलसीएम ले ले रहा हूँ और यहाँ पर देखो इसे हल करते हैं, तो ये 900 एलसीएम हो गया 900, और यहाँ 900 हो जाएंगे 900 माइनस 5, तो 900 में से 5 घटेंगे तो कितने बचेंगे PS सॉरी तो PS अपॉन 17.535, ये लिखे दो 17.535। अब 900 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 895 बटे 900, और ये तुम्हारा बचा PS, ये इधर किस में थे तुम्हारे भाग में, इधर जाएंगे तो गुणा में आ जाएंगे, ये जाएंगे तुम्हारे 17.535, और इन सबको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 17.43 mm। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर तो वास्तव पूछा गया था इसलिए विलयन का वास्तव ज्ञात कर लिया। आगे जो न्यूमेरिकल है वो देख लीजिए, आपके समझ में आया, एक बार फिर से बता रहा हूँ कि 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब दे रखा है, तो जल शुद्ध विलायक है इसलिए उसका वाष्प दाब P बराबर 17.535 mmHg। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, कितने 25 ग्राम ग्लूकोज, तो जिस विलेय की, विलेय किसको मानते हैं जिसकी मात्रा कम हो, तो स्मॉल w से स्मॉल w बराबर 25 ग्राम, 450 ग्राम जल में घोला गया है तो ये विलायक है, तो कैपिटल W 450 ग्राम। ठीक है, m बराबर 180, m क्या है स्मॉल m ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान, निकाल सकते हो ग्लूकोज के सूत्र से C6H12O6 से निकालोगे तो 180 आएगा, अभी जैसे जल का निकाल के दिखाया था मैंने। और m क्या है, कैपिटल M क्या है विलायक, जो कैपिटल M है हमारा विलायक कौन था जल, जल का द्रव्यमान या जल का मोलर द्रव्यमान कितना है 18 ग्राम। अब सूत्र होता है हमारा P माइनस PS अपॉन P, जिसमें हमने मान रख दिए 17.535 और PS की तो वैल्यू दी नहीं है, नीचे भी रख दिया। उसके बाद में स्मॉल w की 25 है और स्मॉल m का कितना दे रखा था 180 और इनटू 18 किसका दे रखा है
कैपिटल एम और कैपिटल डब्ल्यू का 450। कैलकुलेट किया तो ये तुम्हारे कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर कितना आ गया 17.435 mm। तो इस तरह से mmHg लिख लेना भाई, HG में ही दे रखा है। आप न्यूमेरिकल को हल कर सकते हो। अगला सवाल और दे रखा है कि 500 ग्राम जल में, किसमें 500 ग्राम जल में 50 ग्राम सुक्रोज, यानी सुक्रोज मतलब चीनी, जिसका अणुभार दे रखा है 342 है। योग पर यानी जोड़ने पर या डालने पर वाष्प दाब के आपेक्षिक मान की गणना कीजिए। यदि 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है, तो शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना दे रखा है 23.8 mmHg दे रखा है। तो यहाँ विलायक कितना दे रखा है, कैपिटल W बराबर 500 ग्राम। ठीक है, अब विलायक, तो यहीं पर विलायक का क्या लिखेंगे, अणुभार, तो कैपिटल M बराबर 18 ग्राम, इसका 18 होता है। अब आ गया सुक्रोज कितना दे रखा है 50 ग्राम, स्मॉल W है तो 50 ग्राम, उसका अणुभार स्मॉल m बराबर कितना दे रखा है 342। योग करने पर वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन की गणना कीजिए, यानी वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, तो वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन P माइनस पी एस बराबर निकलवा रहा है। क्या होगा P माइनस पी एस बराबर, यही तो होता है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्योंकि इनमें से तो कोई मान दे रखा नहीं है। यदि, फिर भी कह रहा है यदि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का वाष्प दाब, यानी शुद्ध जल का जो वाष्प दाब होता है उसे हम कितना दे रखा है, शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रखा है तुम्हारा, एक होता है तुम्हारा डेल्टा टी, शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रखा है तुम्हारा, लिख लीजिए शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब दे रखा है 23.8 mmHg। तो क्या दे रखा है, शुद्ध जल का वाष्प दाब जो दे रखा है उसने कितना दे रखा है 23.8 mmHg, कितना दे रखा है 23.8 mmHg। तो शुद्ध जल का वाष्प दाब P दे रखा है। अब ज्ञात क्या करवा रहा है, P माइनस पी एस, P माइनस पी एस। ठीक है, ये तुम्हें पूछा गया है, उसने क्या कहा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ज्ञात कीजिए। अब P माइनस पी एस को मैं डेल्टा पी भी लिख सकता हूं ना, डेल्टा P। तो अब देखो हमारा जो आगे सूत्र लिख लीजिए, सूत्र होता है P माइनस पी एस अपॉन P बराबर स्मॉल W अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन क्या होता है कैपिटल W। लगा दीजिए मान। अब देखो ये तो दे ही नहीं रखा है, इसकी जगह मैं डेल्टा P रख ले रहा हूं, डेल्टा P अपॉन P की वैल्यू कितनी दे रखी है 23.8। ठीक है, 23.8 बराबर, अब स्मॉल W की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्मॉल W 50, तो 50 बटे स्मॉल m कितना दे रखा है 342 इंटू कैपिटल M 18, और ये तुम्हारे दे रखी है 18,500 कैपिटल W। तो ये कितनी बार कट जाएगा 10 बार। ठीक है, ये कितनी बार कट गया 10 बार, और ये काट दीजिए 5 बार, और इसको काटेंगे हम कितनी बार 9 बार। ठीक है, 2 पंजे 10 और 2 में 18। अब 9 से भी इसको काट सकते हो, या फिर इसको ऐसा करते हैं 9 से काटोगे तो देखो 9 कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 9 चक 36 होते हैं, 9 तिया 27, 3 बार कटा, कितना बचा यहाँ 9 तिया 27। चलो इसको बाद में काटेंगे, यहाँ से 1 मिनट रुकिए, इसको भी इतना ही रहने दीजिए। अब मैं आगे लिखता हूँ इधर
जिससे तुम्हें समझ में आएगा अच्छी तरह से कि डेल्टा पी अपॉन 23.8 बराबर, ऊपर बचा था तुम्हारा 18 और नीचे बचा था 342 और 1 जीरो इतना। ठीक है, अब काट दीजिए। 18 से आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा तुम्हारा? 18 एकम 18, 190 बार कट जाएगा, यानी 19 बार कट जाएगा। 18 का 19 बार, देखो 18 कितने बचेंगे? 34 में से 18 घटाओ, 34 में से 18 घटाएंगे तो बचेंगे तुम्हारे 14 में काट गए 6 और 2 के 1 और ये है तुम्हारा 2 ऑलरेडी सोचा। तो 18 नंबर 162, ठीक है, 18 नंबर 162, तो यानी 100 और 0 बचा, 190 बार कट गया। कितनी बार कट गया? 18 से 190 बार कट गया। अब देखो इसको मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो डेल्टा पी बराबर, ये इधर गुणा में, तो ये जाएगी तुम्हारी 23.8 बटे 190, 23.8 बटे 190 और इसका लगाइए इसमें भाग। तो देखो अगर मैं इसको ले जाऊंगा या इसको अलग कर लीजिए, 19 का भाग लगा दीजिए, 19 का भाग लगाओगे तो 0.0, अगर आप इसका इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 0.0125 mmHg, ठीक है। तो लगा के देख लेना, यही इसका राइट आंसर है। आगे जो दे रखा है, एक अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने से वाष्प दाब 17.535 से घटकर 17.235 हो गया, तो विलेय का अड़भार ज्ञात कीजिए। ये ज्यादा आते हैं बोर्ड एग्जाम में अड़भार ज्ञात करने वाले, ठीक है। तो इस तरह का जो न्यूमेरिकल है, मैंने कहा सभी तरह के न्यूमेरिकल टाइप्स वाले लेके आएंगे। पहले वाले में हमने वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पूछ लिया, उससे पहले में हमने पूछा था वाष्प दाब का अवनमन, यानी उसमें कमी क्या हुई। अब इसमें नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेके आए जिसमें हम अड़भार ज्ञात करेंगे। कैसे? अड़भार। अब जितने भी अड़भार के आएंगे उससे एक न्यूमेरिकल समझ लेना, उससे आप सारे न्यूमेरिकल्स कर लेना, ठीक है। तो 10 ग्राम दे रखा है, तो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 ग्राम, छांट लिया करो। कैपिटल और स्मॉल डब्ल्यू क्या है इसमें? एक अवाष्पशील, वो दे नहीं रखा, उसका अड़भार ज्ञात करना है, ठीक है। तो अड़भार तो ज्ञात करना है, एम बराबर सीधी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। अब कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है? 100 ग्राम। अब कैपिटल डब्ल्यू जल है तो उसका मोलर द्रव्यमान यानी कैपिटल एम कितनी आएगी? कैपिटल एम बराबर कितना आएगा? 18, जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है। और क्या दे रखा है? पी, शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है? 17.535 और घटकर कितना हो गया? यानी पी एस कितना है? 17.235 हो गया। तो विलेय का अड़भार एम बराबर ज्ञात करवा रहा है। सूत्र क्या होता है तुम्हारा? लगा दीजिए, P माइनस पी एस अपॉन P बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इनटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। P कितना दे रखा है? 17.535 माइनस 17.235 बटे 17, P की वैल्यू 10.535 बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है? 10 बटे स्मॉल एम निकालनी है इनटू कैपिटल एम कितनी दे रखी है? 18 और कैपिटल डब्ल्यू कितना दे रखा है? 100। 10 से 10 बार कट जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा और ये 5 बार, यानी 9/5 हो जाता है। इसको इसमें से घटा लीजिए, 17.535 में 17.235
5 घटाने हैं। तो देखो इसको घटाएंगे अलग, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट ही घटा लें। डायरेक्ट घटाने से बच्चे गलती कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लासों में देखते हैं कि वो गलतियां करते हैं। तो ऐसे लिख लीजिए 17.535। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि भाई हम छोटी मोटी कैलकुलेशन घटाए की तरह कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बचा 0। ठीक है, और यहाँ कितना बचा, यहाँ भी 0। यहाँ 5 में थे, 5 में से कितने गए, 2 गए तो 3 बचे। और ये है तुम्हारा सब 0, यानी 0.3। तो कितना बचा ऊपर, 0.3। चूंकि 3 के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 70 के बाद में कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने 3 के बाद वाले 0 नहीं लिखे हैं। तो 17.535 बराबर, इधर क्या बचा, 9/m × 5। 5 ऊपर गुणा कर लीजिए, अगर गुणा ना करना चाहो तो सीधी सीधी कैलकुलेट कर लीजिए। ये कट जाएगा 0.1 बार, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9। अगर मैं इसका इसमें गुणा करता हूँ तो ये आएगा 0.5। देखो इसको इधर लिखते हैं, m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर, चूंकि इसका इसमें गुणा करेंगे तो m × 0.5 होगी, तो ये पहुंचाएगा उधर 70.535। ठीक है, और इंटू 3 बटे, इसको इधर ले जाओ तो ये बचेगा तुम्हारा 0.5, चूंकि इसका इसमें गुणा किया तब 0.5। अब मैं 0.5 का इसमें मल्टीप्लाई करूं, क्या कर दूं, या 5 से काट दीजिए, सीधी बात है, 5 से काट दीजिए, इसको अलग कर दिए, कर सकते हो आप करना चाहो तो दशमलव को। तो इससे काटो, 5 एकम 5, 5 तिया 15, कितने बचे, 2। अब आगे 25 और फिर 0, 25 और 0 लगा दीजिए, और 35, ये हो गया। अब इसमें इसका गुणा करिए तो आपका आएगा जो आंसर आएगा, तो वो आएगा 105.105.21 गुणा करने पर क्या आएगा, 105.21। हाँ, दशमलव की बात समझ लीजिए, दशमलव देखो, इस दशमलव को मैं अगर हटाना चाहूंगा तो ये दशमलव हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये तुम्हारा यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो पीछे हो जाएगा तो 175 में, तो दशमलव हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर। अब 3 सत्ते 21, सीधे सीधे 21 आ गए। अब 5 15 के 5 और 3 तिया 9 और 1 10, पूरा आंसर आ गया। तो अब बाद में समझ में आ गई कैलकुलेशन कितनी आ गई है, 105.21। ये क्या है, इसका जो विलेय है उसका मौल द्रव्यमान होगा, यानी m की वैल्यू ज्ञात होगी। तो m की वैल्यू ज्ञात करना बड़ी आसान है, उसके सारे मान लगा दीजिए, किसमें सूत्र p - p p बराबर w स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। बहुत ही आसान सूत्र है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लेते हैं एक और, कि ग्लूकोज के 18 ग्राम को पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर घोलने पर वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो गया है। तो ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी क्या ज्ञात करवा रहा है, ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात करवा रहा है, जो कि बहुत ही आसान है। क्या ज्ञात करवा रहा है, ग्लूकोज का अणुभार। करते हैं, क्या दे रखा है, 18 ग्राम ग्लूकोज, तो स्मॉल w बराबर 18 ग्राम। ठीक है, ग्लूकोज के 18 ग्राम को पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड घोलने पर ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। इसमें विलेय नहीं दिया है, 1 मिनट रुकेंगे। विलेय नहीं दिया है। ग्लूकोज के 18 ग्राम को 100 ग्राम, यहाँ 100 ग्राम है भाई, 100 ग्राम पानी में घुलने पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर घोलने पर वाष्प दाब 17.53 mm हो जाता है। तो स्मॉल w कितना है, 18, और इसका स्मॉल m यानी मौल द्रव्यमान कितना होता है ग्लूकोज का, 180, और कैपिटल W कितना दे रखा है, 100 ग्राम, और
जल है तो उसका मौल द्रव्यमान कैपिटल एम कितना होगा 18। अब पी कितना दे रखा है, शुद्ध जल का वाष्प दाब 17.53 mm। देखो यहाँ पर अगर कहेगा इतने से कम हो जाता तो वो पी की वैल्यू होती है, कम होता है वो घटकर कितना हो गया तो वो पी एस की वैल्यू होती है 17.22 mm। अब सूत्र क्या होता है, P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल W। तो जब आप सूत्र को बार बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। बिल्कुल आसान सा सूत्र बताया मैंने, P माइनस पी एस अपॉन पी बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल कैपिटल W। अब देखो यहाँ लगाइए, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हारी 17.53 माइनस 17.22 बटे पी की वैल्यू फिर 17.53 बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना दे रखा है 18, स्मॉल एम कितनी दे रखी है 180 इंटू तुम्हारी कैपिटल एम कितनी दे रखी है 18 बटे ये कितना दे रखा है 100। अब 18 से इसको काट सकते हो, कितनी बार कट गया 10 बार, ये नीचे 1000 जाएंगे, कितने जाएंगे पहले इसे घटा लीजिए 17.53 को आप घटा लीजिए, ये 180 मैंने ऑलरेडी पहले से लिख दिया है ग्लूकोज को, इसमें स्मॉल एम तो ज्ञात करवानी है। 1 मिनट रुकिए भाई, यहाँ पर गलती हो गई है, सुधार कर लीजिए। स्मॉल एम निकलवा रहा है क्योंकि स्मॉल एम दिया नहीं है ग्लूकोज का अड़भार, न्यूमेरिकली गलत लिख गया है क्या। इस न्यूमेरिकल में करेक्शन कर लीजिए, ग्लूकोज नहीं होगा, किसी आवासशील विलय कर लेना यहाँ पर, ठीक है, नहीं तो आंसर तो यहाँ ऑलरेडी है ही, किसी आवासशील विलय, ठीक है, किसी आवासशील विलय के 18 ग्राम को 100 ग्राम पानी में 20 डिग्री सेल्सियस पर घोलने पर वाष्प दाब 17.53 mm से घटकर 17.22 mm हो गया है, तो ग्लूकोज का अड़भार ज्ञात कीजिए। अब दोबारा से देख लेंगे इसको, तो स्मॉल डब्ल्यू 18 ग्राम दे रखा है, एम इसमें ज्ञात करवा रहा है, क्योंकि अगर नाम दिया होता है इसका, यहाँ नाम दे रखा है इसलिए तो ये गलती हो रही है, ठीक है, तो यहाँ नाम नहीं है, ठीक है, तो नाम नहीं है तो यहाँ पर एम बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, और स्मॉल कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम दे रखा है, और स्मॉल एम जल का मौल द्रव्यमान हमें पता होता है 18 होता है, और पी दे रखा है 17.53 mmHg और पी एस बराबर 17.2 mm। अब सूत्र होता है पी माइनस पी एस अपॉन पी बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल डब्ल्यू। अब 17.53 इनके मान लगा दिए हैं यहाँ पर। अब देखो यहाँ मान नहीं लगेगा, ये तुम्हारा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा m, क्योंकि m की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, m की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये कितने हैं तुम्हारे 100 से काटोगे तो ये देखो कितनी बार कटेगा तुम्हारा, ये 9 बार कट जाएगा, और ये तुम्हारा कटेगा 50 बार, और फिर इसको काट दीजिए, ये 9 बार कट जाएगा और ये कटेगा 25 बार, तो नीचे 25 ऊपर 36 जाएंगे, इसमें से घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 3 में थे, ये है 17, देखो इधर घटा लीजिए 17.53 में से 17.22 घटाने हैं, तो कितना बचा 1, 3 बचा, और यहाँ बचा 0.31, कितना बचा 0.31 अपॉन 17.53 इंटू ऊपर बचा 36, सॉरी इंटू नहीं, बराबर ऊपर है 9 में 81 हो जाएंगे,
और बटे नीचे m, यानी m इंटू 25। अब इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें कैंची का गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा m बराबर 17.53 इंटू 81 बटे 25 इंटू 3 0.31। दशमलव से आप दशमलव हटा सकते हो और इसका और इसमें गुणा करेंगे, किसका, इसमें और इसमें गुणा करने के बाद में 25 इंटू 31 का भाग लगाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका आंसर 183 183.21। कैलकुलेट कर लेना इसे, ठीक है, 183.21 इतना ही आ रहा है। तो इस सवाल में करेक्शन होगा, किसी अवाष्पशील विलेय के 18 ग्राम पानी को 100 ग्राम 18 ग्राम को 100 ग्राम पानी में घुलने पर विलेय का वाष्प दर 17.53 mm एसिड घटकर 17.22 mm हो गया है, तो ग्लूकोज के अनुपात को ज्ञात कीजिए। इसलिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ग्लूकोज हो गया था, इसलिए दोबारा से बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आपका लास्ट न्यूमेरिकल, और इस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल को आप आसानी से हल कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लेकर के आएंगे आपका क्वथनांक में उन्नयन। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको क्वथनांक में उन्नयन। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बेहतर कंटेंट के साथ में आ रहे हैं आपके साथ। और आपको अब पेड कोर्स वाली क्लास खरीदने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर फुल केमिस्ट्री आपकी करा दूंगा, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। थैंक यू।